जी दोस्तों नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज आओ चले डूंगरपुर इस कार्यक्रम में हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं और आज हमारे मेहमान हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी बेड़सा, जो कि एक पर्यावरण विशेषज्ञ। उनके बारे में तो आप सब जानते ही, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि पक्षियों का महत्व हमारी दुनिया में कितना है, क्योंकि महाभारत या रामायण काल से लेकर आज तक भी। और अगर पक्षियों की बात करें तो वो चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, जैसा कि आपको मालूम है एक समय हुआ करता था जब कबूतर पत्र व्यवहार वो आदि किया करते थे। अगर साहित्य की बात की जाए, वो चाहे संस्कृति की बात की जाए, वो चाहे विज्ञान की बात की जाए, वो चाहे मेडिकल की बात की जाए, कोई भी विषय शायद ऐसा नहीं रहता होगा जहाँ पे पक्षियों की या बर्ड्स के बारे में बात ना होती हो। लेकिन आज हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह जी के साथ 3 स्तरों में, डूंगरपुर में पक्षियों का महत्व, राजस्थान या हमारे आसपास में, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन किसी बात की शुरुआत करने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह जी आपसे कि पक्षी किसे कहते हैं और पक्षियों की दुनिया के बारे में बताइए। जी सर। नमस्कार। अब पक्षी जैसा कि हम सामान्यतः जानते हैं, दो पैरों वाले ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं जैसे, जी और जिनका वजन कम होता है, समतापी होते हैं जैसे ये, जी और इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, और इनके शरीर पर उड़ने के लिए एक जोड़ी डैन होते हैं। जी पंख होते हैं इनके ऊपर, और भोजन चबाने के लिए दांत रहित चोंच होती है इनके ऊपर। अच्छा इनको हम पक्षी कह सकते हैं। जी। पक्षियों की दुनिया के बारे में आप कैसे बताएं, क्योंकि आप एक पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं, साहित्य से भी आप प्रेम रखते हैं, तो पक्षियों के बारे में या पक्षियों की दुनिया के बारे में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? पक्षियों की दुनिया बहुत ही सुंदर और रंगीन दुनिया है। जी अगर आप कभी पक्षियों के नज़दीक जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी जो दुनिया है बहुत विविधता भरी हुई है जैसे, जी और बहुत ही रंग बिरंगे रंग है। और ये पक्षी हमारे जीवन में भी रंग भर देते हैं अगर उनके हम नज़दीक से देखते हैं तो जी जैसे, जी और बहुत सुंदर हैं। सामान्य जब पक्षियों में देखते हैं तो मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जी, अच्छा। मतलब 50 या 55 के आसपास की ऐसी प्रजातियाँ जिनमें मादा भी खूबसूरत होती है। अन्य जैसे आप मोर देखें, मुर्गा देखें, ऐसे कुछ पक्षी देखेंगे, कई सारे पक्षी, तो उसमें जो मेल होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो बहुत खूबसूरत दुनिया है जी पक्षियों की जैसे। पक्षियों की दुनिया, उसके ऊपर बहुत सारे गीत भी बने हैं, बहुत सारी कविताएं भी हाँ, बनी हैं, बहुत सारा हर साहित्य भी लिखा गया है हर उसके ऊपर। व्यक्ति ने, हर तुलसीदास व्यक्ति से लेके वाल्मीकि से लेकर के जी सारे कवियों ने, इवन सूरदास तक ने, जिन्होंने नेत्र नहीं थे जिनके, जी उन्होंने भी पक्षियों का वर्णन किया है। जी तो भारतीय संस्कृति में कला, संस्कृति, इतिहास, जी पुरातत्व में भी यानी देखें, आर्कोलॉजी में भी देखें आप, जी सब जगह पक्षियों का, पेंटिंग्स वगैरह में देखें आप, हर जगह पक्षियों का जी उल्लेख है जैसे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और पहले हम शुरुआत करते हैं इनकी प्रजातियां और उपप्रजातियों के बारे में, ताकि आराम से हम इनके बारे में बात करें। तो डिटेल में बताइए कितनी वैसे तो हम हज़ारों की संख्या में होगी प्रजातियां, लेकिन जो नॉन है या जिनके बारे में आप जानते हैं, और उपप्रजातियां कितनी हैं? इसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें जैसे, जी पक्षी विज्ञान की दृष्टि से, जी तो लगभग 27 ऑर्डर और 155 फैमिलीज हैं जैसे। अच्छा और इनमें फिर लगभग 8,600 से अधिक वैज्ञानिकों जिनकी जानकारियाँ हैं, इतनी इनकी प्रजातियाँ, और 30,000 इनकी उप प्रजातियाँ दुनिया भर में जैसे ये, 30,000 की। हाँ, आसपास में से दिखी जाती है इनमें। जी और स्थानीय और कुछ विभिन्नताएं इनमें स्थानीय स्तर पर प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ भी अलग अलग सब कॉन्टिनेंट जैसे महाद्वीप हैं, उनमें इनमें पाई जाती है जैसे ये। जी और अगर एशियन सब कॉन्टिनेंट हम देखें तो बहुत बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी जैव विविधता है यहाँ पर। उसमें लगभग 3,000 के आसपास की विभिन्न प्रजातियाँ, उप प्रजातियाँ के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। जी और भारत में लगभग 1230 तरह के पक्षी, इनमें अलग अलग जो विशेषज्ञ उनके आंकड़े अलग अलग हैं। तो 5, 10, 15 का फर्क प्रत्येक वर्ष जो सूचियाँ बनती हैं उनमें आता रहता है जैसे ये। जी तो लगभग ये मैं 1200 तरह के पक्षी मानते हैं। इसमें 900 तरह के स्थानीय पक्षी और 300 प्रवासी पक्षी हैं। जी तो एशियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1200 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। जी और राजस्थान में लगभग देखें, ये आंकड़ा लगभग 500, 550 के बीच का आंकड़ा है, अच्छा अच्छा क्योंकि राजस्थान में काफ़ी विविधता है। जैसे हम सदर राजस्थान में यहाँ की देखें आप भौगोलिक स्थिति, और फिर कोटा संभाग है, हाड़ौती संभाग है, वहाँ की देखें आप अलग देखें। जी उधर भरतपुर जैसा पक्षी घना अभ्यारण्य है जैसे, जी इधर डेजर्ट है जैसे आप देखें तो, जी जी जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, ठीक है, ये क्षेत्र आप देखें जैसे। जी और एक अरावली का क्षेत्र है बहुत बड़ा। जी तो काफ़ी विविधता है। इस दृष्टि से देखें तो लगभग प्रवासी और स्थानीय पक्षी मिलकर लगभग 500 की तरह के प्रजाति। पक्षी हमारे यहाँ पर दिख जाते हैं जी जैसे। बर्ड वॉचिंग के बारे में मैं बाद में आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन किस तरह से आप काउंट करते हैं, मतलब ये क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि पक्षी तो आता है फर देके उड़ जाता है, तो ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये प्रजाति है? कोई ऐसा
साइंटिफिकल या टेक्निकल ऐसी कोई पैमाना है आपके पास? हाँ है, इनका पैमाना है। जी। जैसे ये है कि जैसे इसी कड़ी में अगर आते हैं हम, तो हमने डूंगरपुर लोगों जिले में लिस्ट करने की कोशिश की है। अच्छा। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, डॉक्टर सतीश जी शर्मा जो पक्षी विज्ञानी अच्छे हमारे गुरु हैं जैसे, उसके अलावा डॉक्टर एस पी मेहरा हैं जिनके साथ हमने डूंगरपुर में काम किया इन विषयों पर। उन्होंने सदर राजस्थान और इन जिलों की बर्ड्स पे काम किया। कुछ पुरानी लिस्टें यहाँ पर उसी चंदेल साहब के समय पर जो डीएफओ थे यहाँ पर 2006-9 में, उस समय हमने काम किया। तो हमने सूचियाँ बनाने की कोशिश की। तो डूंगरपुर जिले में लगभग ये संख्या 280 के आसपास की बैठती है। अच्छा। और सदर राजस्थान में अगर उदयपुर संभाग में देखें तो लगभग 300-325 के आसपास की ये संख्या पक्षियों की यहाँ पर बैठती है जैसे ये। तो इनका तरीका है पक्षियों की गणना करने का, इनकी जो फैमिली के हिसाब से हम देखते हैं और कितनी उप प्रजातियाँ उनकी यहाँ पर हैं जैसे ये। और वाटर बॉडीज पे जाकर के हम एक्वेटिक बर्ड्स की गणना करते हैं। अच्छा। तो उनमें अगर आप डिटेल में जाएं जैसे, तो गणने का तरीका होता है जैसे कि एज पर एग्जांपल आपको बताऊं, क्रेन जैसे। अच्छा। तो क्रेन हमारे यहाँ सारस क्रेन है। तो सदर राजस्थान में डूंगरपुर जिले में तो सारस क्रेन ही पाया जाता है। अच्छा। अगर आप उदयपुर से आगे जाएंगे तो उसमें डेमोसाइल क्रेन आपको पाली की तरफ दिख जाएगा। फिर 2 तरह के और क्रेन जो पाए जाते हैं वो आपको दिख जाएंगे। ब्लैक क्रेन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ये करके। तो इस तरह से क्रेन की संख्या आ जाती है। इससे स्टॉक्स हैं जैसे यहाँ पर, तो 5-6 जो इनकी संख्या वो आ गई। इग्रेट्स हैं जैसे आप देखेंगे, इसमें हेरॉन्स हैं, बिटर्न्स हैं, आईबीस हैं, स्पूनबिल हैं, फ्लेमिंगोज हैं, गीज हैं, डक्स हैं, क्रेन्स हैं, ठीक है ना। और फिर वेडर्स हैं, छोटी छोटी प्रजातियां जो जलाशय के किनारे जो छिछला जल होता है उसमें पाई जाती हैं। फिर कुछ शिकारी पक्षी होते हैं जैसे हॉक है, ईगल है, बजर्ड है, काइट्स है, हैरियर्स हैं जैसे ऑस्प्रे है, फाल्कन है। फिर फेजेंट्स, हाँ, फिर फेजेंट्स है जैसे मोर है, तीतर वगैरह की प्रजातियां जैसे पाई जाती है, पैट्रीज वगैरह, क्वेल्स वगैरह हैं, लवे वगैरह। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। पैराकिट्स है जैसे तोतों की प्रजातियां 3-4 तरह की, आपने 2-3 तो आपने भी देखी होंगी घर पे, इसमें गले में कंठी होती है, किसी के डेन पर निशान होता है खूबसूरत सा जैसे। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे कोयल की प्रजातियां हैं, स्वीप्स हैं, रोलर्स हैं जैसे, हॉर्नबिल्स हैं, वुडपेकर्स हैं, लार्क्स हैं, छोटी बड़ी कई सारी प्रजातियां। इनमें फिर उनकी संख्या, फिर जातियां, उनकी उप प्रजातियां। इस प्रकार से टेरेस्ट्रियल बर्ड्स और एक्वेटिक बर्ड्स, अच्छा, उन दोनों गणना करते हैं हम लोग जैसे। और सीजन होता है इनका, जैसे मानसून वेडिंग बर्ड्स होते हैं, कुछ मानसून के समय ब्रीडिंग करने वाले बर्ड्स होते हैं, वो 2-3 महीने तक यहाँ रुकते हैं जैसे। विंटर विजिटर बर्ड हैं, वो यहाँ पर कुछ समय तक रुकते हैं। इन दिनों जो बर्ड्स आ रहे हैं विंटर में, एक्वेटिक बर्ड्स, वो काफ़ी समय तक रुकेंगे। तो उनकी अलग अलग जलाशयों पे जाके गणना करते हैं। और ये समन्वित रूप से काम होता है, कोई एक व्यक्ति इतना सारा काम नहीं कर पाता है। उसके फोटोकॉपी ली जाती है, जीपीएस ली जाती है, इसकी वीडियोस बनाए जाते हैं, पहचान करने की कोशिश की जाती है। नहीं होते तो फिर एक्सपर्ट्स को इनके फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे जाते हैं। और इस प्रकार से सब लोग, हर जिले में लगभग काम करने वाले लोग हैं देश भर में, लोग इसकी सूचियाँ बनाते हैं, फिर उनकी सूचियों को मान्यता मिलती है IUCN वगैरह में, या जहाँ ये जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं, BNHS वगैरह में, WWF में, IUCN वगैरह में भेजते हैं जिससे। और इस प्रकार से सूचियों का फिर वो किया जाता है इससे। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जो बर्ड्स जो होती हैं, कैसे डिफरेंट उसमें कैसे आप वो करते हैं कि ये एक्वेटिक है या एक बहुत सरल है। एक्वेटिक का मतलब जलीय पक्षी। जी, हाँ जी, जो जल में रहते हैं से और जल के किनारों पर पाए जाने वाले, जैसे आप बगुला देखते हैं, जी, स्टोर्क्स है, क्रेन्स हैं, डक्स हैं, स्वैन वगैरह जैसे हैं ये, ठीक है, गूज हैं जैसे, पोचार्ड्स हैं, ये सारे जो पक्षी हैं जैसे। और किनारे पे किंगफिशर वगैरह जो आप देखते हैं जैसे। और छोटे छोटे काफ़ी बर्ड्स होते हैं, बेडर्स में से खूब वेरिएशन है इनमें। ये सारे जल स्रोतों पर और जल पर निर्भर रहने वाले और जल में रहने वाले, जल स्रोतों के आसपास में रहने वाले पक्षी एक्वेटिक बर्ड्स हो गए, जलीय पक्षी। और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स तो सामान्य हमारे जो वनों में, वन उपवन में, गार्डन्स वगैरह में, खेत खलिहानों में, घने जंगलों में, ठीक है, इस प्रकार से जो पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, स्थलीय, जो स्थल पर तो जैसे इस प्रकार से। तो उन दोनों की दुनिया अलग अलग है। और इसलिए उनको पहचानने में कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी का मतलब ही होता है उड़ना, फ्लाई, लेकिन ऐसे कोई पक्षी हैं जो बिल्कुल ना के बराबर उड़ते हैं और एक की जगह स्थिर रहते हो या थोड़ा बहुत विचरण करते हैं, ऐसे भी कोई पक्षी? ये आश्चर्य होता है जी। पक्षी का मतलब हम देखते हैं कि उड़ान भरने वाला, और कोई पक्षी नहीं उड़े तो आश्चर्य होता है। पर मेरा मानना है कि प्रारंभिक काल में ये सभी पक्षी उड़ते होंगे जैसे। और बाद में उनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, भौगोलिक या जो परिवर्तन हुए उन कारण से भी, पारिस्थितिक परिवर्तन के कारण उन्हें। एक पक्षी का हम नाम लेते हैं डोरो। अच्छा। आपने सुनिया, इस दुनिया से विलुप्त रहा है पक्षी जैसे। अच्छा।
उसके बाद शतुरमुर्ग आप देखते हाँ हैं, शतुरमुर्ग जी कीवी है जैसे, जी जी क्रिकेटर होने के नाते आप जानते हैं जैसे न्यूजीलैंड में से ये। जी। उसके बाद में हमारे डूंगरपुर चिड़ियाघर में भी शतुरमुर्ग है हाँ शायद। शतुरमुर्ग है जैसे ये। जी जी। तो ये कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नहीं उड़ पाते हैं। केसोबरी होता है जैसे एक, ऑस्ट्रिच तो है। ये एनवायरनमेंट के कारण उनका हाँ, एनवायरनमेंट के कारण ये चेंज धीरे हुए। धीरे उनके पर छोटे हो गए या हल्के हो गए या शरीर का वजन बढ़ गया, कोई उनको ऐसे कारण हुए होंगे जी जी जिन कारण से ये बाद में ये नहीं उड़ पाए होंगे। उनमें जी। से एक पक्षी डोडो था, बिल्कुल लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया जैसे ये। जी जी। वो मॉरिशस द्वीप में पाया जाता था। अच्छा। और मॉरिशस जैसा कि उस जमाने में समुद्री नाविक वगैरह आते जाते, यात्रा करने वाले लोग जाते थे, वहाँ पर अपने बेड़े डालते थे और उस पक्षी का शिकार कर लेते थे। उसके बारे में माना जाता था कि पक्षी कहीं छुप जाता था, तो वो देखता था शायद मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, मगर ये जो यात्री वगैरह थे वो शिकार करके उनका भोजन बना खाने लगे। जी धीरे धीरे करके वो पक्षी समाप्त हो गया। जी। उस पक्षी के समाप्त होने से वहाँ पर पाए जाने वाले कालेवेलिया मेजर नाम का एक वृक्ष था। कालबेलिया। हाँ, कालेवेलिया मेजर, मेजर। अच्छा वो वृक्ष की प्रजाति समाप्त होगी। अच्छा। उसे देखें कि आप प्रकृति के संतुलन में और पर्यावरण के संतुलन में पक्षियों की कितना बड़ा रोल है, समझ सकते हैं कि एक पक्षी के समाप्त होने से एक वृक्ष की प्रजाति समाप्त होगी। आप कल्पना करें भारत में बरगद या पीपल जैसे महत्व का वृक्ष है, वो समाप्त हो जाए तो क्या होगा जैसे। जी जी। तो वो जो डोडो था वो काली वाले मेजर के बीज को खाता था, और जब उसके उधर से ये निकलता था तो ऐसा जो हार्ड स्पॉट था उसके जर्मिनेशन का, वो उससे कुछ वहाँ रब करता था, ऐसा कुछ था, छिल जाता था, तो इजीली इसका जर्मिनेशन हो जाता था। धीरे धीरे डोडो समाप्त हो गए। कुछ वर्षों बाद कालवेलिया मेजर का जर्मिनेशन नहीं होने लगा। तब अध्ययन किया गया, तब मालूम हुआ कि डोडो समाप्त होने के कारण कालवेलिया मेजर नाम का एक वृक्ष समाप्त हो गया। तो ऐसे पक्षियों की प्रजातियों पर भी संकट आ जाता है, तो वनस्पतियों की प्रजातियों पर भी संकट आ जाता है। जी। अगला जो प्रश्न मैं पूछूंगा, क्योंकि आप पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, साइबेरिया से, रशिया से, मंगोलिया से आ रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे पक्षी, या मुंबई के आसपास जो गुजरात में रहते होंगे वो शायद कभी मुंबई भी चले जाते होंगे, तो ये अपने आप को कैसे ढालते हैं, अडेप्ट कैसे करते हैं अपने आप को? हाँ, ये एक अभी भी आप देखें तो ये एक रहस्य बना हुआ जैसे जी, क्योंकि फिर भी ये माना जाता है जी कि कुछ खास कारण रहे हैं जी जिस कारण से इनका जो माइग्रेशन वर्षों से हो रहा है जैसे, जी। तो ये आश्चर्य होता है कि पहली बार में पक्षी वहाँ पर पैदा होता है और पहली बार में इतनी लंबी 2000, 3000, 4000 से लेकर 7000 किलोमीटर तक की सफ़र कैसे कर लेता है। जी जी। तो ये माना जाता है जैसे कि ये बिना किसी यंत्र के या किसी सूचक के अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, गंतव्य तक पहुँच जाते हैं इससे ये। तो एक तो ये माना गया है कि उनमें प्रवास की सहज प्रकृति होती है। अच्छा अच्छा। जैसे अपन देखते हैं जैसे कोई पक्षी है, वो अपना पहली बार में जब प्रजनन करता है, वो मीटिंग करता है, प्रजनन करता है, उसके पहले वो घोंसला बना लेता है। बया को देखे इतना खूबसूरत, वो कोई सीखता थोड़ी है, कोई कुदरती उसके अंदर है। तो ऐसा इनमें भी सहज प्रकृति पाई जाती है। दूसरा ये आनुवंशिक स्मृति भी हो सकती है इनमें, मतलब इनमें मेमोरी पावर हाँ, काफी मेमोरी स्ट्रांग पावर होता है, जैसे मजबूत होता है जैसे, जी। जिसका क्रमिक विकास धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में हुआ होगा। कोई ऐसा नहीं कि 1-2 वर्षों में ये चीजें होंगी जैसे। और फिर सूर्य से पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये कई सारी चीजें मानी जाती हैं। ये कोई इनके सारे इफेक्ट्स हैं और इनके कारण कहीं न कहीं ये इनमें पाया जाता है, जिस कारण से निश्चित स्थान पर आकर के ये पक्षी उतरते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारे घर पे बहुत लोगों के घर पे कबूतर होते हैं, दिन भर घूम घुमा के वापस अपनी जगह उसी जगह पे आ जाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, हमारे डूंगरपुर में भी कुछ घरों पे मैंने ऐसा देखा है। एक हमारे यहाँ पे पटेल साहब हैं, उनके घर पे शायद पहले कबूतर हुआ करते थे, सफ़ेद कबूतर, और वो शाम के टाइम वहीं पे आ जाते हैं। है ना, ये कबूतर जैसे हमारे जी जी। आपने बताया जैसे पहले सूचनाओं का संप्रेषण कबूतर के माध्यम से होता था। जी जी। और फिल्मों में भी गीत है जैसे इस पर। जी। तो मैंने बचपन में देखा है जी। जब हमारे गांव बेड़सा से कुछ दूर पगारा में एक व्यवसायी थे, गांची की पहले दुकानें होती थी पालों में, गाँव में जी। उनके वहाँ को सफेद कबूतर हुआ करते थे। जी। वो उड़ करके हमारे गांव तक आ जाते थे और वहाँ से उड़ के शाम को उनके वहाँ चले जाते थे। अच्छा अच्छा। एक दो बार हमने पकड़े हैं उनको और फिर हमारे घर पे रखे, 1-2 दिन बाद में छोड़े, वापस उस जगह पर पहुँच गए। जी। टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो अतिथियों के हाथों से हम सफेद कबूतर उड़ाने के लिए हम जो लोग पालते हैं उनके घरों से ले आते हैं, अतिथि यहाँ छोड़ते हैं और फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं सकुशल जैसी स्थिति। अच्छा, वो कहीं पे भी छोड़, हाँ, कहीं भी छोड़ते चले जाते हैं। मैं जिले में दूर जगह पे भी ले गया टूर्नामेंट्स में इनको, उद्घाटन वगैरह में, वो पहुँच गए वापस डूंगरपुर में, जहाँ से मैं लाया वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इनमें एक सहज प्रवृत्ति जैसी होती है इससे। एक पक्षी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने डूंगरपुर में 4-5 वर्षों तक उसको लगातार देखा, जैसे सर्दियों में। अच्छा अच्छा। एक पक्षी होता है वेकटेल, खंजन जिसको कहते हैं, खंजन। खंजन, और साहित्य में काफ़ी इसका वर्णन है। जी।
तो ये हिमालय और हिमालय के तराई के क्षेत्र में पाया जाता है। और कई सारी इसकी प्रजातियां हैं जैसे यहाँ पर, जी। तो वो माइग्रेट होकर के मैदानों में सर्दियों में आती हैं। तो मैं एक बार लक्ष्मण मैदान में क्रिकेट का मैच खेल रहा था और मैं फील्डिंग कर रहा था लॉन्ग ऑन की तरफ। तो मेरी तरफ जब बॉल आई, मैं दौड़ने गया तो बॉल और मेरे बीच में एक बर्ड्स उड़ा और हल्का सा लड़खड़ाया। अच्छा। वैसे तो खूब सारे खंजर बीच मैदान पर रहते हैं और अपन टीवी पे देखते हैं दूसरे मैचों में, न्यूजीलैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी काफी सारे मैच चलता रहता है, उड़ते रहते हैं पक्षी, जैसे अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जी जी। ये होते हैं इससे। तो जब वो लड़खड़ाया तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई थी। मैंने देखा उसकी एक टांग आधी घुटने से नीचे से कटी हुई थी उसकी, और एक टांग पर था वो। अच्छा अच्छा। लड़खड़ा था। मैच खत्म हो गया, बात आई होगी। अगले सीजन में फिर मैं जब मैच खेल रहा था जी, तो फिर मेरे साथ वाकया वो बर्ड्स मुझे दिखाई गया। अच्छा। तब मैंने मेरे मिनट्स में लिखा है उसको। फिर अगले 1-2 साल में इंक्वायरिंग कर रहा था। अच्छा अच्छा। तब मैंने उस बर्ड्स को देखा। तब 3-4 सालों तक मैंने लगातार लक्ष्मण मैदान में उस बर्ड्स को मैंने देखा। जब मैं बाद में पक्षियों का विधिवत अध्ययन करने लगा तो देखा सालिम अली ने भी पहली बार ऐसे ही पक्षी को वो टेनिस के कोर्ट में मुंबई में उतरते हुए उन्होंने अच्छा अच्छा देखा था। तो खंजन है जो हिमालय से मैदानों में आता है, तो ये पक्षी दर्शन कोई इन दिनों का नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा जैसे जी जी कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमी सुखत सहाय। तो उस समय भी पक्षी को देखा जाता था कि ये खंजन पक्षी है जो वर्षा ऋतु के बाद में जब शरद ऋतु आई तब मैदान में आता है जैसे। जी जी। तो पक्षी दर्शन तो तब से चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे कि अभी रामायण की आपने चौपाई बताई, तो रामायण की बात करें और जटायु की बात न करें तो कहीं न कहीं रामायण अधूरी रहती है। और जटायु का बहुत महत्व है और एक पक्षी का अपने व्यक्ति के प्रति या जो भी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है आओ चले डूंगरपुर, तो ये पक्षी क्यों आते हैं डूंगरपुर, वहाँ साइबेरिया और सब, उसका क्या कारण रहता है? बस जैसा मैंने बताया आपको, मौसम की अनुकूलता के कारण। इन दिनों में जैसे हमारे यहाँ देखें आप, जैसे मैं इस रूप में समझाता हूँ इससे कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने कुछ ठंडे स्थानों पर एक डेस्टिनेशन बनाए, क्योंकि वो जो आए थे यूके से, वो क्लाइमेट वहाँ का अलग था जी। भारत का मौसम उसके अपेक्षित गर्म था। तो उन लोगों ने जैसे माउंट आबू है या नैनीताल है या मसूरी है या और देखें आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसे स्टेशन बनाए। उनकी कुछ ग्रीष्मकालीन राजधानियां वहाँ पर होती थी जैसे। तो वो लोग अनुकूलता मौसम के अनुरूप के लिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार से इन दिनों साइबेरिया क्षेत्र, मंगोलिया, तिब्बत से लेकर के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान लेकर के यूरोप तक में सर्दी बहुत पड़ती है जी। और वहाँ की जो जलाशय हैं, झीलें हैं, उनके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है। क्योंकि परत जम जाती है तो उनका भोजन है जो वेजिटेशन हो तब भी, और इंसेक्ट्स वगैरह हो, फिशेस वगैरह वो भी पानी के अंदर रह गए, तो उनके लिए अनुकूल नहीं है। इसी कारण से प्रकृति में ने इनमें ऐसा गुण विकसित किया कि ये सदियों से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ से माइग्रेट होकर के ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर ठंड कम पड़ती हो, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर भोजन मिल जाए इनको। तो ये भारत में ही नहीं, कुछ इस क्षेत्र के बर्ड्स उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के बर्ड्स इस क्षेत्र में, महाद्वीप से महाद्वीपों में जाते हैं, जैसे कुछ देशों से दूसरे देशों में जाते हैं। इस प्रकार से इनका माइग्रेशन सदियों से चला रहा है। तो भारत में भी कई सारे पक्षी हैं जो माइग्रेट होकर के यहाँ पर आते हैं जैसे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो काफ़ी साल से बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। मैं इसके बारे में, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है बर्ड वॉचिंग को लेकर। अगर कोई शुरुआत करना चाहे, हालांकि मुझे भी इतना पहले नहीं था, लेकिन आपके साथ रह के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे बर्ड वॉचिंग, हाउ ही शुड स्टार्ट, कैसे करना चाहिए उसको? जैसे कि मेरा बता देता हूँ जैसे मैं। जी हाँ, आपकी बताइए कि आपको कैसे। मुझे प्रकृति बचपन से आकृष्ट करती थी अपनी। अच्छा। और मैं जो कुछ भी समय मुझे मिलता, मैं प्रकृति की गोद में जाके, जहाँ तक मुझे याद है आपके परिवार में ज़्यादा करके एजुकेशन और यही चीज़ें रही। आपके पिताजी एजुकेशन फील्ड में थे और स्पोर्ट्स में थे। ये एनवायरनमेंट का प्रेम आप में कैसे मुझे लेते हो? बस मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि एक तो कुदरती मुझे, मैं प्रकृति की तरफ बचपन से ही मैं प्रकृति की तरफ जाने लगा जैसे। जी जी। फिर चूँकि बचपन मेरा गाँव में बीता। अच्छा। तो खेत खलिहानों में जाना होता, उस समय अपने खेती हल हाँकने वाला आदमी उसको बुलाने से घर तक जाना होता था। खेतों पे उसको रोटी देने जाना पड़ता जैसे। अच्छा। पानी देने जाना पड़ता, बुलाने जाना पड़ता। खेत वगैरह पे देखने के लिए जाते, खेत के पास में तालाब थे, वहाँ पक्षी देखते, खेत खलिहानों में पक्षी देखते, धान के खेतों में सारस को देखते बचपन में, घर के आसपास में पक्षियों को देखते।
तो मेरी माताश्री को मैं इन पक्षियों के बारे में पूछता, जैसे अच्छा। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर उनका सामान्य जो ज्ञान था, परिवेशी ज्ञान, मैं कहूँगा बहुत समृद्ध था। तो जैसे मैंने इजिप्शियन वल्चर मेरे मकान के पिछवाड़े में देखा, तो उन्होंने कहा कि ये गुएडिया जैसे, ठीक है नहीं, और बाद में कई सालों बाद मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये एक विष्ठा खाता है। अच्छा। इसका मतलब घर से कुछ दूरी पर जो बच्चे जहाँ बैठ करके खेत बाड़ों में सवेरे शौच के लिए जाते होंगे, वहाँ पर वो पक्षी घूमता रहता था, ठीक है ना। एक बार मैंने ऐसे ही आवाज़ सुनी, सतभैया 7 सिस्टर या 7 ये पक्षी कहते हैं, बेबलर्स जैसे, तो उसकी आवाज़ एक साथ भैं भैं करके दोपहर में आवाज़ आई। मैंने मेरी माँ को पूछा कि मैंने कहा ये आवाज़ किसकी, तो उन्होंने कहा लैला। वो एक स्थानीय नाम था, ठीक है। खेतों में जैसे धान की रुपाई हो रही थी और हम खेतों पे गए, तो वहाँ पर सारस को मैंने नाचते हुए देखा जीवन में पहली बार। अच्छा। मानसून में। तो तब तो ये पता नहीं था कि वो मैटिंग डांस है उसका, या फीमेल को आकर्षित करने की डांस कर रहा है। तो मेरी माँ ने एक पंक्ति कही कि ये तो गा देखे तो ये नाचेगा जैसे। तो होता है हरोड़ा, सारस को हमारे हरोड़ा बोलते हैं, जोड़े में रहता है जैसे सारस क्रेन जैसे। तो हरोड़ा हरोड़ा तारे मामा डाबा पगनी घुगरी लावे नासरे नासियों, ये पंक्ति आज भी मुझे याद है, मेरे स्मृति पटल पर अंकित रहेंगी आजीवन। तो जैसे मैं बोला, वो फिर वो डांस करने लगा, मुझे लगा कि मेरे बोलने के कारण डांस कर रहा है। अच्छा। और वो बाद में पता पड़ा कि उसका मैटिंग पीरियड था, और उसमें वो नृत्य करके फीमेल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो पूरे मानसून में हमारे वहाँ जो बेरसा में धान की खेती अच्छी होती है, जब वो 2-3 किलोमीटर का एक पूरा एरिया है इन खेतों का, हमें जो कार्ड बोलते हैं, जैसे वांगा बोलते हैं इसको, उसमें एक दूसरे के पास खेत थे सीरीज में, नीचे तालाब था, ऊपर की तरफ तालाब था। वो तालाब से इन खेतों में आता और मॉलस्क वगैरह वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह, जो उसका जो भोजन है, वेजिटेशन वगैरह, वो करता, जैसे खेतों में घूमता रहता था। तो सारस में भी संकट आ गया, जिससे आगे बात करेंगे इस बारे में। तो इस प्रकार से पक्षियों को पहचानना शुरू किया। बाद में राजस्थान पत्रिका वगैरह में जो परिशिष्ट आते थे रविवारी, उनमें कुछ लेखक थे, जैसे आरजी सुनील साहब थे वन विभाग से, कुछ और लोग थे, वो आलेख लिखते कई पक्षियों पे। तो उन आलेखों को पढ़ते, उससे पक्षियों को पहचानने की कोशिश करते। डूंगरपुर से छोटी जगह थी कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, और इसे समृद्ध लाइब्रेरी भी नहीं थी जहाँ बर्ड्स के बारे में कुछ हो। तो इनके चीज़ों के माध्यम से पक्षियों को पहचानना शुरू किया, और धीरे धीरे घर आंगन से, जैसे गोरैया अपने घर में देखी, कौवा अपने घर पर आता है, जैसे बुलबुल अपने घर पर आती है, पेदुला अपने घर पर आता है, जैसे 7 सिस्टर्स या जो वेबलर्स बोलते हैं, जैसे वो अपने घर पर आता है। कौवा है, उल्लू शाम के समय आके बोलता था, जैसे घर से कुछ दूर। गिद्ध पहले बहुत आते थे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते, गांव के स्कूल में, और जैसे पानी वगैरह पीने के लिए स्कूल पीरियड में हम बाहर निकलते लंच वगैरह में, तो आसमान में गिद्धों को मंडराते हुए देखते हैं। हमें पता पड़ जाता कि हमारे गांव में कोई न कोई जानवर मरा है जिनको खाने के लिए गिद्ध आया है, और हम दौड़ के भागते, बस्ता टांगते, और फिर वो जगह पर जाते जहाँ चर्मकार उस जानवर को डाल के उसकी स्किन वगैरह उतरता था। बड़ी संख्या में आके गिद्ध उसको खाते हैं, और एक आध दिन में पूरा मांस नोच के खा जाते थे, उसका स्केलेटन पड़ा हुआ दिखा जाता। तो इन चीज़ों के माध्यम से पक्षियों को देखना शुरू किया। फिर विधिवत इनकी लिस्ट बनानी शुरू की। तो आज भी मेरा मानना है, कोई भी व्यक्ति अपने घर की बालकनी से इसकी शुरुआत कर सकता है। आप अपने घर में एक परिंदा बांध दीजिए, एक फीडर रखिए पक्षियों के लिए थोड़ा सा, आप देखेंगे कि आपके वहाँ गोरैया आ जाएगी, तोता आपके यहाँ आ जाएगा, मैना आपके यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, कौवा आ जाएगा आपके यहाँ पर, को फेजेंट आ जाएगा आपके यहाँ, फाख्ता आ जाएगा आपके यहाँ, डव कबूतर आ जाएगा आपके यहाँ, और ऐसे ऐसे 25-30-40 प्रजाति के पक्षी साल भर में आपके यहाँ जाएंगे। तो अगर डूंगरपुर में 300 तरह के पक्षी हैं, और उसमें 50 तरह के पक्षी आप इस माध्यम से देख लें, फिर आप एक्वेटिक बर्ड्स के लिए जाइए, तो बगुले कई प्रजातियां हैं इनकी, स्टॉक्स देखड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे इनकी कई प्रजातियां हैं, सारस हैं, और सारे पक्षी, डक्स वगैरह हैं। ये करते करते अच्छी संख्या तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये फिर अब तो खूब बुक्स हैं, जैसे अब तो नेट वगैरह पे सीखने का, इनकी ऐप वगैरह आ गए काफ़ी चीज़ों से, पर हम जब लोग थे उसमें ये सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं, पक्षियों की प्रकृति के संतुलन में भूमिका की क्या उपयोगिता है? पक्षियों की प्रकृति के संतुलन में बहुत बड़ी भूमिका है जी। इसलिए इनका प्राकृतिक आवासों में संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे प्रकीर्णन और परागण, आप स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी रहे जैसे जी, तो आज हम जो खा रहे हैं खाद्यान्न या फल फूल मिल रहे हैं, तो परागण में पक्षियों की बहुत बड़ी भूमिका। देखते हैं ना आप, एक फ्लावर पर आता है पक्षी, फिर दूसरे पर जाता है, परागण करता है, उससे उत्पादन में वृद्धि होती है जी। और कई तरह के बीज पक्षी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो ये जंगल भी फैलाते हैं, कई प्रजातियों को बढ़ाते हैं, तो इनका इस माध्यम से है। दूसरा देखते हैं, ये कीट बड़ी संख्या में खाते हैं, कीट पक्षी होते हैं पक्षी, अच्छा, तो कीटों को खा कर कीटों का नियंत्रण करते हैं, इल्लियों को खाते हैं, इन पर नियंत्रण करते हैं। तो इनको करते कई सारी वेजिटेशन जो प्रजातियां वनस्पति उनको बचाते हैं, और साथ ही साथ खाद्यान्न
को बढ़ाते हैं इससे ये। जी। उसके अलावा पीड़क कृंतक जो होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं, जैसे बाज है, उल्लू है, चील वगैरह, चूहों वगैरह को जैसे इनको खा करके नियंत्रण करते हैं। और कृषि प्रधान देश है हमारा, और चूहे बहुत बड़ी संख्या में हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो पक्षी हैं जैसे उल्लू है, चील है, बाज है, ये उन चूहों को मार करके उन पर नियंत्रण करते हैं। कठोर आवरण वाले बीजों को खाकर उपज के रूप में इन्हें मल से बाहर निकालते हैं, जिससे इनका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया डोडो का, फाइकस प्रजाति आप देखिए जी, उसका पुष्प गुप्त होता है। बरगद आप देखिए, पीपल देखिए, गुलर देखिए, ठीक है ना, उनका जो पुष्प गुप्त होता है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनमें अंदर, ये पक्षी सब खाते हैं। आप बरगद पर जाके देखिए कभी 25-30 तरह के आपको पक्षी दिखेंगे। तोता दिखेगा, उसमें मैना दिखेगी आपको, हॉर्नबिल दिखेगा आपको, ठीक है ना, कई सारे कोयल दिखेगी, कौवा दिखेगा। तो ये सब पक्षी खाते हैं और इनकी बीट के माध्यम से फिर इनका जर्मिनेशन होता है। तो इस प्रकार से भी ये फायदेमंद है, एक नेचर के ये सफाई कर्मी के रूप में, स्कैवेंजर के रूप में। जैसा मैंने बताया जानवर को गिद्ध खा जाते थे, अब गिद्ध समाप्त हो गए, जटायु के वंशज समाप्त हो गए जैसे। तो अब जहाँ भी जानवर पड़े होते हैं वो महीनों तक पड़े रहते हैं, बदबू मारते हैं, सड़ा होते हैं, ऐसे कई कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया फैलते हैं, पॉल्यूशन फैलता है उससे। तो चील है, कोए हैं, गिद्ध है, उल्लू है, बाज है, ये मरे हुए पक्षियों को खा करके, ठीक है ना, तो ये जानवर को खा करके नियंत्रण करते हैं उनके ऊपर। और भोजन और औषधि के रूप में भी, जैसे मैं भोजन को तो बहुत ज़्यादा प्रमोटेड नहीं करूँगा, फिर भी कहना मतलब भोजन के रूप में भी पक्षी काम आते हैं, औषधि के रूप में भी इनका उपयोग है। अपन देखते हैं पहले आते नहीं, 70-80 के दशक तक सड़कों पे ये लोग जो आते थे, मोंगिया जाति वगैरह ऐसे लोगों को कई सारी पक्षियों की चोंच वगैरह रख के बैठते थे, कई सारी औषधियाँ वगैरह बताते थे इनके उपचार के लिए, जैसे ये। और फिर इनके परों का भी व्यवसाय होता है, जैसे मोर पंख वगैरह होते हैं, जैसे आप देखें ना कहीं मंदिरों वगैरह में या कई जगह से, ये एक निश्चित मौसम में पक्षी अपने पंखों को छोड़ देते हैं, जर जाते हैं इनके, उनका संग्रहण करके लोग बेचते हैं, तो उनका आय का साधन होता है। नारी श्रृंगार के लिए कई देशों में आप देखें, अफ्रीका वगैरह में नारियां इनसे अपना सौंदर्य बढ़ाती है, पुरुष भी सौंदर्य के लिए पक्षी करते हैं। पक्षियों की बीट होती है, जैसे हवासील है, पन को होता है एक, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में मछली वगैरह खाते हैं। और फिर ये समुद्र किनारे या द्वीपों पर जहाँ पर ये अपनी बीट करते हैं, वो गुआनो कहते हैं। तो उसमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन आदि होता है, जिससे तो उर्वरकता बढ़ती है, तो खाद के रूप में भी इनका लाभ होता है। और सबसे बड़ा टूरिज्म के रूप में बहुत बड़ी संख्या में एक टूरिस्ट है वो बर्ड्स देखने के लिए एक जगह से देखे। अब हम देखें जैसे अभी उदयपुर में मेनार है हमारा, रामसर साइट डिक्लेयर हुआ, यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। डूंगरपुर में हर साल कुछ फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। गुजरात में आप थॉल सेंचुरी देख लीजिए, आप नल सरोवर देख लीजिए, सांबर झील देख लीजिए, आप जैसे खींचन देखिए, जहाँ डेमोसाइल क्रेन को देखने के लिए आते हैं। भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड देखने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं, तो टूरिज्म बढ़ता है इससे। गुजरात में भावनगर में बेलावदर सेंचुरी है, वहाँ देखिए आप, सवाई बांध पे भी हाँ यहाँ भी आते हैं जैसे। उसके बाद में चिल्का लेक है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी लेक हैं, साउथ इंडिया में भी काफ़ी लेक हैं, पेरियार है जैसे ये, यहाँ सब जगह पर टूरिस्ट जाते हैं बड़ी संख्या में। तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये पर्यटन इस प्रकार से पक्षियों का बहुत महत्व है जी। अब हमारे थोड़ी डूंगरपुर की बात कर लेंगे। शायद नवंबर से आना स्टार्ट हो जाते हैं जो प्रवासी पक्षी हैं, जैसा कि आपने पहले बताया, साइबेरिया, रशिया, मंगोलिया, जो भी है नॉर्थ यूरोप साइड में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यूरोप साइड में। अब ये बताइए, क्योंकि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो हमारा वीडियो भी हम रिलीज़ करते हैं, तो जो देखेंगे या सुनेंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से पक्षी कहाँ से आते हैं। मतलब ऐसे तो आप बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, करीबन 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताइए कि कहाँ से आते हैं और हमारे डूंगरपुर में ऐसी कौन सी विशेष जगह हैं जहाँ पे ये आके रहते हैं, यहाँ पे प्रवास करते हैं, और साथ ही इको टूरिज़्म का कितना महत्व है। कुछ सालों पहले बर्ड फेयर्स भी हुआ करते थे यहाँ पर, पक्षियों का मेला जिसे हम कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने एक साथ मिला के पूछा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? डूंगरपुर जिले में मैं बचपन से इन पक्षियों को देखता रहा हूँ, उसका मतलब ये सदियों से ये पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं जी। और उदय विलास में अगर हम देखें जी, तो लेट महाराज विजय सिंह जी उनके द्वारा कुछ बनाई पेंटिंग्स हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने गेपसागर में इन बर्ड्स को देखा और उसकी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। ये सभी लगभग माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अच्छा।
एक आध कॉमडंग को छोड़ दिया जाए तो विस्लिंग टील को छोड़ दिया जाए, बाकी जो बर्ड्स हैं उन्होंने जो बनाई हैं वो बाहर की बर्ड्स हैं। जी। हमारा लक्ष्मण सिंह जी की भी बनाई सूची एक बार महेश जी प्रोड्यूसर से मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने किसी दिन गैपसागर में 160 तरह के पक्षी या 60 तरह के पक्षी ऐसा कुछ मुझे बताया था। अच्छा। लिस्ट बनी हुई है। हमारा लक्ष्मण सिंह जी के बाद में हमारा महिपाल सिंह जी को इन चीज़ों का बहुत शौक था, तो उनको भी पक्षियों का काफ़ी नॉलेज था। दीवान साहब वीरभद्र सिंह जी, उनको भी पक्षियों का शौक था, उन्होंने भी डूंगरपुर पक्षियों को काफ़ी देखा और लिख रखा है उन्होंने अपनी बुक्स में। और समर सिंह जी साहब जो कि बड़े प्रकृतिविद हैं और WWF के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं जैसे ये, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है दिल्ली में, एक इंडिया हैबिटेट सेंटर ऐसा कुछ है, उसके ऊपर बर्ड्स पे बुक लिखी है। तो उन्होंने पक्षियों पे काम किया है। तो कई सारे प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं इससे। और देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ के जो जिले हैं पैसे जैसे कि देखा जाए तो नवल श्याम का जैसे सरजला तालाब है, जैसे यहाँ पर लोडेश्वर बांध है, सोम कुमला बांध है, बोड़ी गामा डैम है, रण सागर है, पास में माथू गमड़ा है, भादर बांध है, जैसे ऐसे पूंजपुर का बांध, पुंजेला बांध है, जैसे बाबा की बार है, कई सारे और छोटे बड़े हर तालाब में प्रवासी पक्षी सर्दियों में प्रत्येक तालाब में आते हैं। और कुछ बड़े गेम बर्ड्स होते हैं, शिकारी पक्षी, तो इनको आभास हो जाता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो दिन में बड़े जलाशय में चले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर रहते हैं और शाम को वापस वेजिटेशन खाने के लिए छोटे छोटे तालाबों में जहाँ छिछले होते हैं तो आसानी से इन्हें वेजिटेशन उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पर चले आते हैं। तो सभी में आते हैं, खास करके ग्रे लेग गूज और बारह रेड गूज है, जैसे ये मंगोलिया, रूस और मध्य एशिया से हमारे यहाँ पर आते हैं इससे। उसके बाद में पिंटेल है, जैसे नॉर्दर्न पिंटेल और नॉर्दर्न शाउलर, ये यूरोप से हमारे कैस्पियन सागर के आसपास से आते हैं। जैसे एक कॉमन टील बहुत सुंदर पक्षी होता है, छोटा सा, जैसे वो यूरोप, एशिया और आइसलैंड आदि जगह से आता है। जैसे ये विजन है, वो आर्कटिक प्रदेश है, जैसे आइसलैंड है, स्कॉटलैंड आदि जगह से आता है। मेलाड है, जैसे वो एशिया, यूरोप और आर्कटिक साइड से हमारे पर बहुत खूबसूरत पक्षी यहाँ पर। गार्गेनी है, जैसे उसको लेनिनग्राड तक में भी देखा गया है, जैसे ठीक है, यहाँ भी अच्छा आता है। जैसे ये शाउलर है, कजाकिस्तान, उत्तर अमेरिका क्षेत्र का जैसे है, जैसे ये। और रेड क्रिस्टल पोचार्ड हमारे यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, बहुत फ्यू नंबर्स में आता है, पहले कई साल पहले आता था। और तो अभी भी सागवाड़ा के आसपास में या माथू गमड़ा जलाशय में आता है, बहुत बहुत लेस नंबर में, अर्ली 70-80s तक ये बड़े अच्छे नंबर में आता था। तब मैं बर्ड वॉचिंग नहीं करता था, मगर जिन लोगों से मैंने महाराज साहब वगैरह से सुना, जैसे ये, तो अब बहुत कम संख्या में आता है, जैसे ये। तो ये पक्षी यहाँ आते ही हैं, उसके अलावा इन देशों में दिखाई देते हैं। जैसे ये ऐसे कोई पक्षी हैं जैसे कि बर्फीले जो देश हैं, साइबेरिया वगैरह, वहाँ के पक्षी यहाँ पे आते हैं, और गर्मी जब हमारे यहाँ कभी मई जून में बहुत ही मैक्सिमम गर्मी हो जाती है, ऐसे कोई पक्षी हैं जो यहाँ से प्रवास करके ठंडे प्रदेश में या देश में जाते हो, आपको अगर ध्यान हो? नहीं, वहाँ से जो पक्षी यहाँ आए जी वो सारे वापस फरवरी मार्च में वापस चले जाते हैं जी। उनमें कोई बीमार हो या कोई घायल हो, ऐसा किसी अवस्था में कुछ रह जाकर एक दो पक्षी दिख जाते हैं यहाँ पर। नहीं, हमारे यहाँ का मूल हो उसका शुरू नहीं, हमारे यहाँ के पक्षी भी स्थानीय प्रवास पर और आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, श्रीलंका तक जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान तक, यहाँ पर जैसे कुछ वहाँ के पक्षी यहाँ आते हैं। तो लोकल माइग्रेशन होता है, पैसेज माइग्रेशन होता है इनका, इस प्रकार से होता है। ठीक है। वर्गीकरण की बात करें तो डूंगरपुर का आइकॉन पक्षी कौन सा है, और राष्ट्रीय पक्षी, राज्य का पक्षी और जिले का पक्षी क्या कहना चाहिए? सभी लोग जानते हैं जैसे, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा यहाँ पर जी। और बहुत सुंदर पक्षी है, साहित्य में भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो माँ सरस्वती का माना जाता है, जैसे ये विद्या का। तो ये एक हमारे यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है डूंगरपुर में, यहाँ की संख्या दिनों दिन इसकी बढ़ रही है। अच्छा। जैसे जंगलों में बड़े वृक्ष नहीं है, बड़े वृक्षों पे रूस्टिंग करता था, जंगल से माइग्रेट होकर के अभी ये खेत खलिहानों में आने लग गया, और हमारे आसपास में जो खेत खलिहान जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके ऊपर रहने लगा। इसकी संख्या कुछ वर्षों में बढ़ी है तेजी के साथ में। उसका कारण है कि वनों में झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बढ़ गई, कुछ ऐसे जानवर जो इनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी संख्या कुछ कम होना, तो अच्छी संख्या में आया। जैसे ये जैसे है अपने गोडावन, जैसे हमारा राज्य पक्षी, जैसे उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। जैसे वही मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे पक्षी जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो रेगिस्तान में क्या कारण है?
एक साथ कई सारे कारण इनके ऊपर होते हैं, इसलिए जी। तो मोर तो अच्छी संख्या में है यहाँ पर। उसका भी कहीं कहीं देश में शिकार होता है, आए दिन हम घटना सुनते रहते हैं। जी जी। हमारे यहाँ पर भी कुछ साल पहले 1-2 शिकार की घटना हुई, कार्रवाई भी होती है इसके ऊपर, इसलिए तो गोडाउन की संख्या घट रही है। जी डेजर्ट में तो वो था ही सही, जी। उसके अलावा कुछ हमारे बारह के कोटा के क्षेत्र में भी था, जैसे यहाँ पर कुछ संख्या, कुछ गुजरात में इनकी संख्या थी, नीचे कर्नाटक की तरफ संख्या थी। धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई है, इनके ऊपर संकट आ गया काफ़ी, और काफ़ी लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया इनके संरक्षण के लिए। कैप्टिविटी में भी इनकी वो प्रजनन कराया जा रहा है, जैसे इनका संख्या बढ़ी जा रही है। अभी भी इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, और यह काफ़ी बड़ी समस्या है इसके ऊपर। कुछ पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, उनका शिकार होता है। हाई टेंशन लाइन है, जैसे अभी विंड पावर का आगे उनसे डैमेज हो रहे हैं ये, तो ये खतरे इनके आसन जो खतरे हैं उस कारण से इनकी संख्या कम होती जाए। फिर डीएनपी में अभी भी उत्साहवर्धक आंकड़ा है कि प्रतिवर्ष इनका प्रजनन हो रहा है जी जी, पर संख्या लगभग अब स्टैंड कर रही है, जैसे एक ही जगह पर, या ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आ रहा है। ये चिंता का विषय है जी। और वन विभाग ने कुछ सालों पहले प्रत्येक जिले के लिए एक आइकॉन बर्ड वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स को दिया, तो उसमें डूंगरपुर जिले में पेंटेड स्टोर दिया है। पेंटेड स्टोर तो ये काफ़ी खूबसूरत पक्षी है, बड़ा रंगीन चोंच होती है उसकी, फेदर्स पे से होता है, जैसे कुदरत ने उसको पेंट किया। जांगिल बोलते हैं इसको हिंदी में। आप देखते हैं भारतीय पोस्टेज में 4 रुपये का डाक टिकट है, आपने कभी लिफाफे वगैरह उपयोग किया हो तो 4 रुपये का टिकट लगता है पक्षी पेंटेड स्टोर। अच्छा। तो वो डूंगरपुर जिले का आइकॉन बर्ड है। जैसे गना में काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग होता है इसका। गना पक्षी अभयारण्य में जो उसकी अच्छी काफ़ी रीच है इसकी ब्रीडिंग कॉलोनी। झालावाड़ क्षेत्र में उत्प्रिया क्षेत्र एक है, अच्छा, वहाँ पर बहुत अच्छी इसकी ब्रीडिंग हो रही है। अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई, जैसे भरत सिंह जी मंत्री थे, जैसे कांग्रेस सरकार में, पिछली सरकार में, उससे पहले वाली सरकार में वो यहाँ पर आए थे, तो उस विषय में मेरी काफ़ी बातचीत हुई थी। वो हाड़ौती नेचुरलिस्टिक सोसाइटी के फाउंडर थे, अच्छा, और उसकी कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। तो उन्होंने वहाँ और यहाँ के स्टॉक्स वगैरह में, एक्चुअली में वो यहाँ पर एक विजिट पर आए थे, शायद पंचायती राज मंत्री थे उस समय, ऐसा कुछ, और तो मीटिंग ले रहे थे कलेक्ट्रेट में। तो एक बर्ड्स का कुछ आंकड़ा था, वन विभाग ने पेश किया, तो उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो पास में ही हमारे हेम सिंह चौहान सीओ साहब थे जी, तो उन्होंने कॉल लगाया और मुझसे बात करा दी। तो कोई 17 संख्या बताई थी, तो इतना बड़ा स्टॉक ब्लैक नेक स्टॉक था, तो किसी एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो सकता, उनका ही कहना था। जब मैंने बताया कि हमने सेंसस किया, उसमें इसकी संख्या 17 आई है, 17 जगह पर हमने देखा है, और 5 जगह पर इसके ब्रीडिंग ग्राउंड देखें, नेक्स्ट देखें इसकी, तब वो संतुष्ट हुए। फिर उनका कहा आप मुझे कल मिली आई हूँ। मैं गाँव था, तो गाँव से यहाँ आया और काफ़ी देर तक उनसे चर्चा हुई सर्किट हाउस में हमारी। तो इस प्रकार से जैसे ये डूंगरपुर का आइकॉन बर्ड डिक्लेयर हुआ, जैसे पेंटेड स्टोर को। तो डूंगरपुर में बोड़ीगांव में इसकी अच्छी ब्रीडिंग कॉलोनी है, सागवाड़ा में गमरेश्वर तालाब में ब्रीडिंग कॉलोनी है, गलियाकोट में शीतला माता के पास में ब्रीडिंग कॉलोनी है, खानन एक गांव है जहाँ पर इसकी ब्रीडिंग कॉलोनी है। तो जिले में 4-5 जगह पर ये प्रजनन करता है, तो अच्छी संख्या है इसकी, और उत्साहवर्धक है इसकी संख्या जो बढ़ रही है। वो थोड़ी सी चिंता वाली बात करते हैं, क्योंकि एक समय हुआ करता था कुछ, जब शुरुआत, जब विक्रम सिंह जी कलेक्टर साहब आए थे, शायद उस समय से ही बर्ड फेयर की शुरुआत हुई, और उस समय शायद ये जो एरिया है शिवपुरा, उसके आसपास ही या गैप सागर के आसपास बर्ड वॉचिंग हुई। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में पता नहीं कितने हुए, मुझे मालूम नहीं बर्ड फेयर्स कितने हुए, लेकिन अब आप लोगों को रण सागर या उधर जाना पड़ता है। तो ये जैसे पैंथर और उनकी तमाम प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कहीं न कहीं, आप क्या सोचते हैं, और ये पक्षी को बचाओ को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या राय हैं आपकी एज एनवायरमेंटलिस्ट? हमें 2-3 बर्डिंग का तो जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री जो है इस प्रकार की थी जी, मगर विधिवत रूप से यहाँ राहुल भटनागर साहब जो CCF थे, जैसे आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कमी आई है? कई सारी चीज़ें हैं, कंक्रीट जो ज़्यादा हो गई, कई सारी चीज़ें आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं तो वो बर्डिंग के बारे में बता रहा था आपको, बर्ड फेयर्स की। 2001 में डूंगरपुर में पहली बार बर्ड फेयर RK गौर साहब यहाँ DFO थे, अच्छा, उनके समय पे बादल मेल पे किया था उन्होंने। 200-500 बच्चों ने भाग लिया था, और अच्छी राहुल जी भटनागर साहब आए थे वहाँ पर, उसके बाद में VS राणा साहब आए थे, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, डॉक्टर सतीश शर्मा यहाँ पर आए थे, शैलेंद्र जी तिवारी आए थे सेवा मंदिर से उदयपुर से। तो फर्स्ट टाइम ही हुआ था, तो मैंने मेरे जीवन में पहली बार ही किसी बर्ड फेयर में उसमें पार्टिसिपेट किया था। बर्ड फेयर कहें या एक बच्चों को जस्ट वाटर बॉडी पे लाके
बर्ड्स दिखाए गए थे उनको गैप सागर पे, और उनके कुछ कंपटीशन किए गए थे, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह से। उसके बाद में जब उसी चंदेल साहब आए तो उन्होंने इस एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। मैं और मेरे मित्र कमलेश जी यहाँ पर पीआर होते, हम लोग उनसे जुड़े, और उन्होंने एक लगभग 70 वाटर बॉडीज पे सेंसस करवाया, पक्षी गणना करवाई जी जी। तो उसके बाद में पिछले सालों से सरकार भी करवा रही है मिड विंटर बर्ड सेंसस, और मैं शामिल होता हूँ उसमें जी। तो ये गतिविधि चली। और जैसे विक्रम सिंह कलेक्टर साहब आए, उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, वो पहले भरतपुर में भी रहे हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर विधिवत एक बर्ड फेयर करवाया जी। और डूंगरपुर में बर्ड फेयर हुआ, बड़ा हिस्टोरिक था जी। एक लैंड मार्क उसने स्थापित किया जी, और अल्टीमेट था जैसे। तो उसके बाद में यहाँ से बर्ड फेयर की संख्या बढ़ी जी, और उदयपुर में, भीलवाड़ा में है, और दौसा में है, फिर और जिलों में भी बर्ड फेयर होने लगे जी। 2013-14 से इसकी शुरुआत हुई, लगभग 2020 तक ये श्रृंखला लगातार चलती रही जी। फिर वो कोविड का पीरियड आ गया, और कोविड के 2 साल उसमें चले गए। उसके बाद में फिर हम बर्ड फेयर नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन कभी इलेक्शन में, कभी जो विंटर का समय होता है वो नवंबर के आसपास में चुनाव आ गए जी, नहीं कर पाया जी। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का नेचर के प्रति इंटरेस्ट हो, जरूरी भी नहीं है जी। कहीं डीएफओ भी होते हैं, फिर भी इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं होता है, डेवलपमेंट का, फॉरेस्ट की और किसी कामों होता है जी। आप क्या कर रहे हैं? आप, मैंने सुना था कि आपके साथ एक ग्रुप है, बर्ड वॉचिंग ग्रुप या इस तरीके। हमने एक डूंगरपुर बर्ड्स, हमारा एक ग्रुप है जी, कोई विधिवत इसका गठन नहीं हुआ है, और हम कई लोग हैं जो व्हाट्सएप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग विंटर में बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं। अच्छा। तो सभी के पास में कैमरे होते हैं, कुछ के पास में बाइनोकुलर्स होते हैं, स्पॉटिंग स्कोप होता है। हम लोग 2-5 अलग अलग वाटर बॉडीज पे जाते हैं, बर्डिंग करते हैं, 2-4-5 घंटे बिताते हैं, और हर संडे या महीने में 2 संडे, इसे 3-4 महीने तक हम लोग जाते रहते हैं जी। बर्डिंग करते हैं, आसपास के लोगों तो उनमें अवेयरनेस लाते हैं बर्ड्स को, उनको बताते हैं कौन से बर्ड्स क्यों आए, इस वाटर बॉडी को आप कैसे सेफ रख सकते हैं, ये प्रतिवर्षीय बर्ड्स आएंगे, इनसे क्या लाभ है आपको, जैसे इन चीज़ों को मोटिवेट करते हैं। शिकार जैसी कुछ गतिविधियाँ होती हैं तो हम लोग उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इनको आप रोकिए, जैसे इस प्रकार से। तो उसमें भी कुछ कंट्रोल हुआ जैसे ये। तो हमारा ग्रुप है वो जाता रहता है रेगुलर, और बर्ड फेयर वगैरह जो भी होते हैं उनमें भी हम हेल्प करते हैं। वन विभाग को कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उनमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो हमारे स्तर पर हम ये चीज़ें करते हैं, और फिर स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, एनएसएस स्काउट के साथ में जाते हैं, कई चीज़ों में हमारे टॉक वगैरह देते हैं हम लोग, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप पक्षियों को पहले तो हम समझाते हैं पक्षियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण संरक्षण में उनका क्या महत्व है। और जब बच्चा महत्व समझेगा तो हम बच्चों में ज़्यादा इसलिए काम करते हैं कि आने वाले भविष्य के नागरिक वही हैं, और अगर इनमें अगर ये इंटरेस्ट जग गया ये कंजर्वेशन का, तो आने वाले समय में लंबे समय तक इनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो इन लोगों को मोटिवेट करते हैं, और उनमें काफ़ी बर्ड फेयर वगैरह एक्टिविटी शुरू हुई, उसके बाद में काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा। कई लोग मोबाइल पे हमको सुना देते हैं, कई लोग फोटोग्राफ्स देखे बर्ड्स पहचानने के लिए कहते हैं। स्कूल्स वगैरह में जो समर में जो कैंप वगैरह रखते हैं उसमें प्रोजेक्ट लेने होते हैं, तो बच्चे बर्ड्स वगैरह पे अपने प्रोजेक्ट लेते हैं, एनवायरनमेंट पे, नेचर से संबंधित प्रोजेक्ट लेते हैं जैसे ये जी। तो हमें देखिए खुशी होती है, बच्चों को हेल्प भी करते हैं छुट्टियों वगैरह में इनको जाकर के जैसे ये जी। तो इस प्रकार से हॉबी एक अलग चीज़ है, लेकिन कैरियर अगर कोई बनाना चाहे इस फील्ड में या वाइल्ड लाइफ में, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। कौन कौन से फील्ड है जिसमें कि अपना कोई युवा इसमें कैरियर बना सकता है? तो पर्यावरण में तो बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का जैसे आपको जी, और कई लोग काम कर रहे हैं जैसे। तो एनॉर्थोलॉजी में आप जैसे BNHS है, विधिवत कोर्स कराता है आपको मुंबई में, जो मुंबई में, तो इसका कोर्स कीजिए, इसके मास्टर डिग्री है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। कई सारे NGOs हैं वो, उनमें इन चीज़ों काम करने का अपना सेल्फ प्रोजेक्ट बना करके आप ले सकते हैं और काम कर सकते। काफ़ी लोग डूंगरपुर में तो इसमें वैक्यूम है लगभग एक तरह का, और हम लोगों का होम सिकनेस भी है इस तरह का, यहाँ छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, और बाहर काफ़ी लोग हैं और उन्होंने अपना पूरा लाइफ इसमें डेडिकेट कर दी, उसे भी काम करते हैं जैसे जी। एक व्यक्ति का नाम शायद आप भी भूल गए और मैं भी भूल गया, सलीम अली साहब, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? और उनके बारे में तो क्या कहें, मगर भारत में जी अगर पक्षियों के बारे में विधिवत अध्ययन होने लगा जी, उनके बारे में कुछ प्रकाशन होने लगा, आज इतना सारा हो रहा है, तो उसमें सलीम अली साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी। और कुछ भी कहने के पहले मैं तो कहूँगा जीवन में उनका सबसे पहले स्मरण करके पक्षियों के बारे में बात की जानी चाहिए जी जी। उससे पहले ये जो शौक था जी, वो ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने कहा भारत में तो अध्यात्म में, धर्म में, दर्शन में, साहित्य में, इन सभी में पक्षियों का कहीं कीमत है, देवी देवताओं के वाहन के रूप में पक्षी हैं, सब कुछ है। पर इसके अध्ययन की शुरुआत जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए उन्होंने की, उन्होंने इसके कंजर्वेशन की भी चिंता की थोड़ी बहुत, मगर शिकार बहुत ज़्यादा किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। क्योंकि तब तक तो आधुनिक गन वगैरह आगे थी काफ़ी। ये लोग क्रिसमस की छुट्टी वगैरह पे, मैंने कई लेक पढ़े जैसे, उसमें ये हिमालय की तराई में और बिहार और यूपी और आसपास के जो क्षेत्र हैं, कश्मीर और हिमाचल, और वहाँ काफ़ी
बड़ी संख्या में जो शिकार करते थे क्रिसमस की छुट्टी वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा सी है, जी। तो उन्होंने शिकार भी काफ़ी किया। पर जैसे एओ ह्यूम है, जैसे जी। जर्डर हैं, जैसे हम्म, और भी कई ऐसे हैं जिन्होंने इनकी बुक्स लिखी, इनके कंजर्वेशन के लिए आगे उन्होंने इसका विधिवत अध्ययन किया। हम्म, और बीएनएस वगैरह की स्थापना भी उन्हीं लोगों ने की है, मैं समझता हूँ जैसे ये। हम्म, और सालिम अली संयोग से वहाँ पर एक पक्षी के पीछे वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने देखा, और तब जाकर उस संस्था से जुड़े। हम्म, और उनका काम तो श्लाघनीय है। जी। पूरे देश में जगह जगह पर घूमे, वो एशिया के विभिन्न आसपास के देशों में गए, उन्होंने बर्ड्स पर बुक लिखी जी। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें। जी। तो सलीम अली साहब का बात आए तो हमारे राजस्थान के या लोकल किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे इस मौके पर? अ, तो लोगों में एक तो गुजरात में भावनगर के एक महाराजा थे, जी। का नाम मैं भी शायद मिस कर रहा हूँ उसे। जी। और एक मिनट, उन्होंने एक तो जी। काफ़ी काम किया उधर, और जी। सौराष्ट्र वगैरह में के जी। पक्षियों पे काफ़ी काम किया। जी। एक लव कुमार खाचर अच्छा। खाचर हुए। हम्म, मैं 2013 की बर्ड फेयर में उनको इनवाइट करने की कोशिश की थी, हम्म, और उसमें टाइगर या किसी पर लेकर के कोई एक एनसीटी की कोई बैठक हो रही थी, तो वो अच्छा। उसमें जा रहे थे, यहाँ नहीं आ पाए। हम्म, तो लव कुमार खाचर गुजरात से ही थे, हम्म, और उन्होंने काफ़ी काम किया उन्होंने। अच्छा। होता ना कि कोई व्यक्ति उससे आप काफ़ी प्रेरित होते हैं, या आप जहाँ तक पहुँचे हैं, आपको किसका नाम लेना चाहेंगे इसमें? आप किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए जिसने पहले तो कोर्स आपकी मातोश्री ने आपको शुरुआत वहाँ से करवाई, लेकिन विशेषज्ञों का अगर नाम लें तो आप? सालिम अली की पुस्तकें मैंने पढ़ी, जैसे जी। लव कुमार खाचर की भी पढ़ी मैंने। भावनगर के महाराजा की जो उपलब्ध थी, वो 60 इंडियन बर्ड्स एक इनकी बुक है, जी। वो मैंने पढ़ी। और फिर यहाँ देखे तो मैं खास करके डॉक्टर सतीश शर्मा से, अच्छा। अच्छा। वो डूंगरपुर में जब 2001 में आया, तो उनके हम्म, साथ सानिध्य में काफ़ी एसपी मेरा साहब और चंदेल साहब जी। जी। हमारे गुरु रहे। इन इन 3 व्यक्तियों के साथ में रह करके काफ़ी काफ़ी सीखा। कुछ जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। जी। और अभी भी मैं विद्यार्थी मानता हूँ अपना, कि तो बहुत बड़ा क्षेत्र है पर्यावरण का, जी। पक्षियों की बहुत बड़ी दुनिया है। जी। मैंने तो बहुत कम संख्या में पक्षी देखे हैं, जी। पर मैं जितने देखे उसमें मुझे इतनी विविधता लग रही है कि सारे पक्षी देखने से फिर आनंद ही आ जाए ऐसे। जी। साहित्य को कैसे जुड़ेंगे पक्षियों के साथ आप? ऐसे कौन से पक्षी हैं जो साहित्य में आप उनके बारे में पढ़ते रहते हैं? हाँ, आप कालिदास को आप देखिए, जी। तुलसी को देखिए, आप सूरदास को देखिए, आप रसकान को देखिए, जी। किसी ने भी मीरा को देखिए आप। कहीं कहीं पक्षियों का कहीं कहीं वर्णन है। पर मैं एक वर्णन करना चाहूँगा आपको। हमारे क्रोंच आपने पढ़ा होगा, क्रोंच वध पढ़ा होगा आपने से। जी। 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 तो वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है उन्हें। हम्म, तो जो कविता का प्रारंभ कहाँ से होता है, जैसे ये माना जाता है हाँ, हाँ। आधुनिक उसमें, तो उन्होंने कहीं एक बहेलिये को, कामरत क्रोंच अच्छा। जो मैटिंग में था, हम्म, तब एक बहेलिये ने उसका शिकार कर दिया, हम्म, और वो देख करके वाल्मीकि के मुंह से हम्म, एक अनुष्टुप छंद निकल पड़ा, पीड़ा के रूप में। अच्छा। अच्छा। ओ मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समायत क्रोंच मिथुनाद एक मवधि कामोहितम। हम्म, ए बधिक, हम्म, तुमने कामरत एक क्रोंच का वध कर दिया, तुम्हें जीवन में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जी। तो ये श्राप के रूप में एक निकल गया। जी। और ये पहली कविता मानी जाती है यहाँ पर, जैसे ये। जी। तो तुलसीदास जी ने, जैसे हम्म, मैंने कहा कि वर्षा भी दुष्ट आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, जी। जाने शरद खंजन आए, पाए समय जब सुख आए। जी। खंजन बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। जैसे हिरण को मृग नहीं, हाँ। हिरण जैसी आंखें होती हैं, किसी की मृग नहीं कहा जाता है, जी। वैसे खंजन की आंखें भी पक्षियों में सबसे खूबसूरत होती हैं। अच्छा। सूरदास तो अंधे थे, हम्म, फिर भी सूरदास जी ने खंजन नयन रूप और समाते, अति से चारू चपल अनियारे, पल पिंजरान समाते, उलट पुलट ताटक फंदाते। इस प्रकार से एक दोहा लिखा है इनके ऊपर। जी। तो खंजन के ऊपर भी उन्होंने लिखा, जैसे इसे कैसे सुरखाब के ऊपर है। सुरखाब एक जोड़े के अंदर रहता है, जी। और बहुत खूबसूरत पक्षी होता है हमारे यहाँ पर। जी। और आप सुर्ख, और आप पानी को बोलते हैं इसे। हम्म, 2 आब क्षेत्र है, 2 नदियों का क्षेत्र, पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है। तो सुर्ख लाल कर दे पानी को, जैसे बहुत बड़ी संख्या में सुरखाब हो वो लाल कर देते, इसको सुरखाब कहा जाता है इसलिए। जी। तो इसे ब्राह्मणी डक भी कहते हैं, जैसे ब्राह्मण का पीताम्बर होता है उस तरह का उसका कलर होता है, या रेडी शेल्डक बोलते हैं इसको। अच्छा। अच्छा। तो उसके बारे में भी है लिखा गया। तो इसके बाद में कोयल के बारे में लिखा गया, जैसे जी। कई सारे पक्षियों के बारे में, तोते के बारे में लिखा गया, जैसे जी। पपिया के बारे में लिखा गया, चातक के बारे में लिखा गया है। जैसे पपिया जैसे होता है, वो पीव आवाज़ करता रहता है, तो प्रेयसी अपने पीव का इंतजार करती है, तो वो कहती है पीव मारो मैं पीव की, तू पीव से कहे सुकून, जैसे जी। ठीक है। पपिया पी पीवरी थारी बूरी, वो आदत है जैसे इस प्रकार की।
पीव मारो मैं पीवी ऋतु पीव कैसे को, जैसे इस प्रकार उलाना दे रही है। जी कुर्जा पे गीत है, कुर्जा हमारे भवर मिला जैसे कुर्जा प्रतिवर्ष आती है। राजस्थानी में तो लोकगीत है जैसे ये। जी तो भारतीय संस्कृति में लोकगीतों में इन पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व है। और मैथिली शरण गुप्त से लेकर के प्रत्येक कवि ने, आधुनिक काल के जो कवि उन्होंने भी, मध्यकाल के जो कवि उन्होंने भी, और सभी ने, जी और पौराणिक काल में सभी ने पक्षियों का वर्णन किसी न किसी रूप में किया जैसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह। वैसे तो बहुत ही बृहद विषय है, और एक दो विषय रह गए हैं, वो हम अगले एपिसोड में आपके साथ जुड़ के आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन हजारों पक्षी आपने देखे होंगे, आपकी नज़र में सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा मानते हैं? खाली एक लाइन में बता दीजिए। किसी एक पक्षी के लिए कहना, पर मुझे मोर जैसे बचपन से देखा तो एक बना हुआ है कि मोर बहुत खूबसूरत पक्षी है जैसे कि, और जब भी देखता हूँ आकर्षित होता हूँ उसकी तरफ और निहारते रहता हूँ। और मैं जहाँ भी खेत खलियान में होता हूँ और जब नृत्य करता है तो घंटों में उसको देखने के लिए बैठा हूँ। उससे खूबसूरत मुझे कोई पक्षी नहीं लगता जैसे कि। पर ये नहीं है कि अन्य पक्षी खूबसूरत नहीं, कई सारे पक्षी हैं। हाँ कई पक्षी पैराडाइज ही कहा जाता है उनको, जी जी और पैराडाइज फ्लाई कैचर जैसे हैं जी कई सारे से, खासकर हिमालय जी और सात ताल वगैरह जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहाँ पर पक्षी बहुत खूबसूरत है। जी नॉर्थ ईस्ट में बहुत खूबसूरत पक्षी हैं, जैसे जी मेघालय तक जाए उस क्षेत्र में, जैसे तो वहाँ के बर्ड्स भी देखना बाकी है। जी उनको मूवीज़ वगैरह में, इसमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, उसी में देखा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी आपको जुड़ने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन आपको जो भी फॉलो करते हैं उन सब में रहता है जी। मैं दो तीन चीज़ें जैसे ये कहना चाहूँगा जैसे जी कि हम सभी को पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। जी हाँ कुछ लोग पक्षियों को बंदी बनाते हैं, जी जी और ये पक्षियों की कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त हो गई जी। कुछ प्रजातियां तो मात्र बंदी बनाने से विलुप्त हो गई। अच्छा आपके यहाँ कोई मेल बर्ड है, मेरे यहाँ फीमेल बर्ड है, कभी मिल ही नहीं पाए, मेटिंग ही नहीं कर पाए, तो इनकी संतति आगे कैसे बढ़ेगी? बरोबर तो लोग ये जो तोते वगैरह को पालते हैं वो भी नहीं पालना चाहिए। कहीं पहाड़ी में ना बोलती है जैसे, उसको पालते हैं लोग, कहीं और तरह के पक्षियों को पालते हैं, जी तो नहीं करना चाहिए। अपने घर पर पानी का एक परिंदा बांधे आप। अच्छा जी जी पहले देखा आपने, पहले गर्मियाँ होती, इसकी पहले हमारी माताएं, दादी वगैरह, नानी को हमने देखा है बचपन में, जी मटके को फोड़ करके और रस्सी से बांध करके टांगती थी जी घर के कबूलों के पास में जैसे इसमें, और पानी भरती थी उसमें, जी तो पक्षी आया करते थे। चुग्गा दाना पात्र इनके लिए करें जैसे, जी कृत्रिम घोंसले भी रखें, क्योंकि ये पहले हमारे मकान कवेलू वाले होते थे, घास फूस के होते थे, छप्पर के होते थे, उसके अंदर पक्षी आसानी से घोंसला बना लेते। अब सारे पीओपी वगैरह और ये बिल्कुल टाइट मकान हो गए, जैसे आरसीसी के पक्के मकान हो गए, तो उनके लिए घोंसले रखने की बनाने की जगह नहीं है। प्राकृतिक घोंसले भी हम कृत्रिम घोंसले रख सकते हैं। जी इनके प्राकृतिक प्रजनन में हम बाधा नहीं डालें। जैसे जी जी अपने यहाँ किसी फाख्ता ने, कबूतर ने आके घोंसला बना लिया, महीने 2 महीने में अपने बच्चे को लेकर उड़ के चला जाएगा, लोग डैमेज कर देते हैं उसको, बनाने के पहले उसको हटा देते हैं। जिससे ये जी जी कई लोग स्पैरोज को अपने घर में नेस्ट बना करके ब्रीडिंग करा रहे हैं। अच्छा स्पैरो की बहुत प्रभावित हुई है नेस्टिंग इनकी, ठीक है ना, इस तरह से यूँ। जी जो कोई जान घायल है जी तो उनकी हम उपचार करें, सुरक्षा करें उसकी, जी शिकार नहीं करें, इसका शिकार कोई कर रहा है तो उसको रोकें, उसकी जानकारी दें। जी और मकर संक्रांति खास करके हाँ उसमें बाद आएगी, जैसे बच्चों ने तभी पतंग उड़ाने शुरू पतंग कर उड़ाते दिए हैं। जी तो इन पक्षियों का एक प्रवास का समय होता है सवेरे और शाम का। तो उस समय को कम से कम पक्षी सवेरे भोजन पाने की तलाश में जिस स्थान पर रूस्टिंग करता है जी जी वहां से उड़ करके दूर जाता है, और शाम को इसी समय पर वापस उसी जगह पर आकर के बैठता है। तो वो जो प्रवास काल होता है इनका, जी उस काल में आप पतंगबाजी नहीं करें तो वो बहुत अच्छा है। जैसे जी चाइनीज डोर वगैरह पे, इस पर प्रशासनिक स्तर पर रोक लगती है, मगर लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, जी और ये हम चीजें करेंगे तो इसके माध्यम से रोक सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे कार्यक्रम आओ चले डूंगरपुर में जुड़ने के लिए। एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज हमने चर्चा की पक्षियों को लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ मैं वीरेंद्र सिंह जी कहना चाहूँगा कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ पक्षियों में होती है। जब वो शाम को या सुबह जब एक झुंड में जाते हैं तो ये जो संगठन है वो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी ने पक्षियों के बारे में बताया, हमारे लोकल, हमारा कहीं ना कहीं हम खुदकिस्मती कि हमारे यहाँ पे कई जल स्रोत हैं, और हज़ारों की संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो यूरोप से, एशिया से उड़ के यहाँ पर आते हैं, और बाकी कई चीज़ें बताई। और ये जो विषय है बर्ड्स को लेकर एक बहुत ही बृहद विषय है, तो एक और एपिसोड आपके साथ जुड़ेंगे हम और इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।